अगर हम तम्बाकू खाते हैं, मुंह में ही रखते हैं उसको, तो मुंह का कैंसर होता है, वो नीचे लंग्स में जा नहीं पाएगा, तो लंग का कैंसर उससे होना बहुत कम चांसेस हैं। कभी कभी हो सकता है ब्लड में जाके वो लंग में होता है, बट दैट इज ओनली 1 out of 100। अगर कैंसर है, वो पेशेंट डॉक्टर के पास सही टाइम पे पहुंच जाता है, उसकी जान 101% बच जाती है। एडवांस स्टेज मतलब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हमारा फैल गया वो कैंसर। हाँ, मैं बताता हूँ। इसमें थायराइड कार्टिलेज होता है, देखो बोनी एक स्ट्रक्चर होता है हमारे साउंड बॉक्स के आगे। अगर प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं, चाहे वो यूरोपियन प्रोटोकॉल हो, अमेरिकन प्रोटोकॉल हो, या एम्स के प्रोटोकॉल हो, या पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोटोकॉल हो, ये हमें कहता है कि अगर ये थायराइड कार्टिलेज इन्वॉल्व है, वो कैसे पता चलेगा? एमआरआई, सीटी स्कैन। अगर ये इन्वॉल्व है तो ऑर्गन प्रिजर्वेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे यहाँ ब्लॉक कर रहा है रेस्पिरेटरी पैसेज, तो मैं नीचे एक छेद बना दूंगा रेस्पिरेटरी पैसेज में, जो टेम्परेरी होता है, तो ट्रेकियोस्टमी करके तब रेडिएशन देते हैं कि यहाँ से भी ब्लॉक हो जाए, तो एटलीस्ट वहाँ से सांस ले पाए, एकदम वो ना हो। पर मैंने ऐसे पेशेंट में, एम्स में था, तो बड़ा मेरे को ताज्जुब होता था। मैंने ऐसे देखा, पेशेंट ट्रीटमेंट करा के गया, कोने में बैठा हुआ है, वो जहाँ से हमने पैसेज बनाया हुआ वहाँ से सिगरेट रख के और अरे बाप रे। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं। तो दैट इज द रीजन कि मैंने आपको बताया। तो फिर उन ऐसे पेशेंट का मैं तो ट्रीटमेंट रोक देता था। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गले के कैंसर पर। गले में हल्की खराश, आवाज़ बैठना या निगलने में दिक्कत, इन चीज़ों को अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही कभी कभी गंभीर रूप ले लेती है। इस विषय पर विस्तार से और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ हैं शारदा केयर हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल ठकवानी। वेलकम सर। थैंक यू सर, गले के कैंसर पर बात करनी है तो मुझे ज़रा बताइए, गला मतलब क्या, कौन सा पार्ट, क्योंकि कहाँ से शुरू होता है और गले के कैंसर में एक्चुअली कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? देखिए, गले में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हज़ारों तरह के कैंसर आते हैं, बट अमूमन जो हम लेमैन में गले का कैंसर बोलते हैं, वो बोलते हैं जो हमारा वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो लैरिंग्स इज़ अ साउंड बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकलती है, जो हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स की वजह से ही है। अब क्या है कि इसके 3 पार्ट हम लोगों ने एनाटॉमिकली डिवाइड किया हुआ है। टेक्निकली इसमें होता है, एक तो सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स, मतलब जो साउंड बॉक्स है मेन, उसके ऊपर का पोर्शन, फिर ग्लॉटिस मतलब कि जो लैरिंग्स का पोर्शन, साउंड बॉक्स का पोर्शन, और सब ग्लॉटिस मतलब कि लैरिंग्स के नीचे का पोर्शन। तो ये 3 चीज़ों में एनाटमी हमने डिवाइड की है और इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं चीज़ों का। तो बेसिकली गले का कैंसर मतलब वॉइस बॉक्स लैरिंग्स का कैंसर है वो? हाँ, हिंदी में जब गले का कैंसर बोलते हैं तो 99.9% ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द लैरिंजियल कैंसर्स। जो और कहीं कैंसर जितना नहीं, उधर आम जैसे नहीं। गले का, जैसे मैंने बताया, और भी पोर्शंस होते हैं। फूड पाइप होता है जिसको ये ईसोफेगस बोलते हैं। इसके अलावा बोनी ट्यूमर्स भी होते हैं। वर्टिब्रा अगर आता है वो भी गले में ही आता है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं, अगर उसका होता है उसको भी हम गले का बोल सकते हैं। स्किन कैंसर अगर इधर कहीं होगा उसको गले का बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर हम गले का कैंसर, जैसे हॉस्पिटल्स में लिखा रहता है गले के कैंसर का इलाज समझाने के लिए, दैट मीन्स कि साउंड बॉक्स एंड रिलेटेड टू दैट। क्या कारण होते हैं सर इसके? सबसे मतलब ट्रीटमेंट करते हुए सबसे मुख्य कारण क्या पाया? देखिए, मुख्य कारण मेरे ख्याल से हर आदमी को पता है, राइट फ्रॉम द रिक्शे वाला टू आवर प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी नोज कि इसके क्या कारण है। इसके कारण ये हैं, हम सबको जैसे पता है, टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स मेनली इन द स्मोकिंग फॉर्म, क्योंकि जो टोबैको खाते हैं वो तो मुंह में ही रह जाता है, ठीक है, और जो टोबैको हम इनहेल करते हैं तो इट गोज इन आवर लंग थ्रू लैरिंग्स। तो जहाँ जहाँ हमारा धुआं जाता है तो इट गोज थ्रू लैरिंग्स, जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, वहाँ से जाके लंग्स में जाता है। तो जहाँ जहाँ जाता है वहीं के कैंसर करता जाता है वो। जैसे गले का मतलब लैरिंजियल साउंड बॉक्स का कैंसर करेगा, फिर जैसे लंग्स में जाएगा तो लंग का कैंसर करेगा। तो इस तरह से। तो वो तो फिर सर माउथ कैंसर से स्टार्ट करें अगर, तो सिगरेट पीने वालों को डॉक्टर ही कहते हैं कि माउथ कैंसर भी हो सकता है, फिर थ्रोट कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हर तरह कैंसर हो सकता है स्मोकिंग के। कोई और रीज़न पाया है आपने कभी इसके अलावा? देखिए, अभी यूजुअली हम कहते हैं कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ज़्यादातर जो HPV करता है वो पोस्टीरियर ओरोफेरिंग्स का कैंसर करता है। जो भी हमारा टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल के पीछे वाले एरिया का कैंसर करता है वो। नीचे के लैरिंग, एक्चुअल लैरिंग्स का कैंसर नहीं, बहुत कम होता है। सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स हम लोग बोल सकते हैं, जो लैरिंग्स के ऊपर का पोर्शन, वो HPV वायरस करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और टोबैको आप कह रहे हैं, तो टोबैको चबाने वाले
या उसको स्मोक करने वाले, किस तरह की टोबैको से ज़्यादा कैंसर होता है ये? देखिए टोबैको तो टोबैको है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। जैसे कुछ लोग वो जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ खैनी हो गया, खैनी वगैरह हाँ, दबाने वही वाले। मैंने बताया ना, टोबैको इन एनी फॉर्म इज हार्मफुल। किसी भी फॉर्म में आप टोबैको खाएंगे, वो डिपेंड करता है एक्सपोजर कहाँ हो रहा है। अगर हम तम्बाकू खाते हैं, मुंह में ही रखते हैं उसको, तो मुंह का कैंसर होता है, वो नीचे लंग्स में जा नहीं पाएगा, तो लंग का कैंसर उससे होना बहुत कम चांसेस हैं। कभी कभी हो सकता है ब्लड में जाके वो लंग में होता है, बट दैट इज ओनली 1 out of 100। ठीक है, तो ऐसे ही जो साउंड बॉक्स का कैंसर है, बहुत कम चांसेस हैं कि टोबैको च्यूइंग से होता है। ज़्यादातर चांसेस हैं, 99% ऑफ द टाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ द टोबैको स्मोकिंग। और सर सिम्टम क्या होते हैं इसके, प्राइमरी सिम्टम अगर कोई पकड़ना चाहे? हाँ, अब देखिए ऐसा है कि जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। कुछ लोगों को थोड़ा इरिटेशन होती है सिर्फ शुरुआत में, कि मुझे थोड़ा खराश हो रही है बार बार, ठीक है, खांसी आ रही है हल्की फुल्की, गले में कुछ अटका हुआ लग रहा है। कुछ लोगों को क्या होता है कि चेंज इन वॉइस, अगेन डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ पर है, सुप्राग्लॉटिस है, ग्लॉटिस है कि सब ग्लॉटिस है। अगर यही सब ग्लॉटिस या सुप्राग्लॉटिस होगी तो चेंज इन वॉइस नहीं होगा, उसमें डिफिकल्टी। चेंज इन वॉइस मतलब कितना चेंज? जैसे हम सुबह उठते हैं रात को सो करके तो आवाज़ भारी रहती है हाँ, हमारी। जैसे कि सर्दी लग जाती है, ज्यादा बात कर ली तो भी गला बैठ जाता है ना, वो सिर्फ वो भी सिम्टम हो सकता है वो। ठीक है। तो वो तो हम कितने जागरूक हैं, हमें सिम्टम्स के बारे में क्या पता है। तो जैसे ही गला बैठता है लोग उसको हल्के में लेते हैं, पर ठीक है, थोड़ा बहुत घरेलू इलाज करके 2-4 दिन में अगर नहीं ठीक होता, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने दर्शकों से कि दे शुड as soon as possible consult their nearby ENT physician। ENT physician अपना फिर क्या करता है, वो अपना DLScopy करता है, डायरेक्ट लैरिंजियोस्कोपी और इनडायरेक्ट लैरिंजियोस्कोपी करेगा, अंदर देखेगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर उसको लगेगा हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो अपना लैरिंजियोस्कोप पूरा डाल के फिर बायोप्सी भी लेगा। अगर कुछ गड़बड़ लगेगी उसे, नहीं लगेगी तो कुछ नहीं करना, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम जब चेंज इन वॉइस होती है दैट इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। डिहाइड्रेशन भी हो सकता है कारण? डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिहाइड्रेशन से भी मतलब सिम्टम्स आ सकते हैं ये। बट ऑल्दो भले ही 1 से 5% ऑफ द टाइम कैंसर होता है होर्सनेस ऑफ वॉइस में, पर वो 1 से 5%, इसीलिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर वो 1 से 5% अगर कैंसर है, वो पेशेंट डॉक्टर के पास सही टाइम पे पहुंच जाता है, उसकी जान 101% बच जाती है। तो इसलिए वो 5% बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो हम आएंगे ट्रीटमेंट पे। मुझे और सिम्टम बताइए। एक तो आपने बताया आवाज़ बदलना और या खराश होना। हाँ, आवाज़ बदल गया, खराश हो गई, कभी कभी खून भी आ सकता है खांसी में, तो वो आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे नेक स्वेलिंग भी आ सकती है, लिम्फ नोड्स में अगर डिजीज पहुंच जाए, वो वैसे एडवांस स्टेज में होता है, तो हमें कुछ यहाँ पर गिल्टियाँ नजर आएंगी, जो कि हमें ऑफ कोर्स हमें ध्यान देना है और जाना है। और कभी कभी अननेसेसरी वेट लॉस हो जाता है उसमें, तो वो भी हमें ध्यान देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सिम्टम्स रहते हैं। सर टोबैको तो एक रीज़न है, इधर दिल्ली एनसीआर में तो हमारा एक पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा कारण है, जिससे लंग कैंसर के लोग चेतावनी देते हैं। क्या पॉल्यूशन से भी आपके गले के कैंसर होने के खतरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं टोबैको तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें एरोमेटिक पॉलीहाइड्रोकार्बन्स नाम का एक कार्सिनोजेनिक गैस होती है या केमिकल होता है, जो कि हम इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होता है। ऐसे ही जो पॉल्यूशन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, गाड़ियों का धुआं आ रहा है, फैक्ट्रीज का धुआं आ रहा है, उसमें भी बहुत तरह के कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब जो कैंसर कॉज करते हैं, धुएं, वो भी इनहेल होता है, उसकी वजह से भी कैंसर 100% हो सकता है, कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट अब तो ये बोला जाता है कि जो बंदा सिगरेट नहीं पीता है, मतलब जो सिगरेट पीता है वो अगर दिल्ली में रहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको धुआं भी उतना ही नुकसान करेगा जितना सिगरेट नुकसान करेगी। तो ये कहा जाता है। सर निगलने में भी कोई दिक्कत महसूस होती है स्टार्टिंग में कि एडवांस सिम्टम है? देखिए ऐसा है, हमें पता है कि जो हमारा एयरवे है वो फ्रंट में होता है, उसके पीछे हमारा निगलना, ईसोफेगस मतलब खाने का नली भी होता है। तो क्या होता है, शुरू में तो कोई निगलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादातर जैसे हमारे पास 70% ऑफ द टाइम पेशेंट ऐसी स्टेज में आता है जिसमें निगलने की में दिक्कत नहीं होती है। बट अगर पेशेंट उस कुछ सिम्टम्स को इग्नोर करता जाएगा तो वो लोकली एडवांस होता है, तो वो बढ़ता जाएगा डिजीज़, और वो खाने की नली को भी अटैक करेगा, तो उसका इंटीरियर वॉल को इन्वेड करके वो फिर खाने की नली में भी पहुंच जाता है, फिस्टुला भी कर देता है जिसे हम बोलते हैं। तो उस केस में निगलने में भी प्रॉब्लम होगी, लैट्रिन में भी खून आएगा, उल्टी में भी खून आएगा उसके। तो बहुत सारे सिम्टम्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, कितना एडवांस है ट्यूमर। और सर कभी आपने ये देखा है कि जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो आवाज़ को जो है अफेक्ट करता है,
कहीं बार बार किसी को एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो उससे भी वॉइस बॉक्स डैमेज हो और कभी बिल्कुल वो कैंसर की तरफ आगे बढ़ यस सकता है। यस। देखिए क्या होता है, जब भी एसिड रिफ्लक्स होता है ना, तो हमारा जो खाने की नली होती है उसके ऊपर वाला पोर्शन सबसे पहले इफेक्ट होता है, जिसको हम बैरेट्स ईजोफेगस बोलते हैं। वो खाने की नली का कैंसर करता है। पर अगर वो जैसे हमारा रिफ्लक्स ज़्यादा हुआ तो वो ऊपर उठ के वो रेस्पिरेटरी पैसेज में भी जाता है और वो लैरिंग्स को मतलब साउंड बॉक्स पर भी जा सकता है और ऑफ कोर्स उससे कैंसर हो सकता है। ऑल्दो इट इज़ वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है ये, क्योंकि उससे पहले ही पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो पहले ही डॉक्टर के पास भाग जाता है। तो वो कंडीशंस बहुत कम आती हैं जब पेशेंट दिमाग से थोड़ा सा कम होता है, उसको नहीं समझ में आता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे केसेस में वो एडवांस होते जाता है, वहाँ तक जाता है, या पैरालाइज पेशेंट हो, हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो, उसके लैरिंग्स में जा रहा है। क्योंकि जब एसिड रिफ्लक्स लैरिंग्स में जाएगा ना तो पेशेंट के लिए बड़ा पेनफुल सिचुएशन होती है वो, तो उससे पहले ही वो दौड़ता दौड़ता अपने आप ही डॉक्टर के पास आएगा। तो इसलिए बहुत रेयर है, पर हाँ ये कारण हो सकता है। सर मैं एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था, लोग अपने एक्सपीरियंस लिख रहे थे कि कैसे डायग्नोज हुआ। वहाँ पे एक पेशेंट ने ये लिखा था कि मुझे एलर्जी रहती थी, और तो मुझे हमेशा ये फील होता था कि ठीक है कुछ अटका हुआ है, तो मैं कुछ खाता था कि मैं कुछ अगर अटका है तो चला जाएगा पेट में, और बार बार या कि इसको जो है बाहर निकालने की कोशिश करता था। जब बहुत दिन नहीं हुए, आवाज़ में बदलाव हुआ, तो मैं ईएनटी के पास गया, लैरिंगोस्कोपी हुई मेरी और मुझे कैंसर निकला। तो वो अटकना मैं समझ नहीं पाया कि क्या अटका हुआ, कैसा महसूस होता हुआ। देखिए ऐसा है कि जैसे इनिशियल स्टेजेस में पहले होर्सनेस होगी। होर्सनेस पे आप ध्यान नहीं देंगे, आपको लगेगा भाई छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन है या फिर सर्दी लग गई है। तो फिर वो एडवांस होता जाता है, खाने की नली को भी वो दबाएगा। तो खाने की नली को दबाएगा तो ऑफ कोर्स फूड पैसेज नैरो हो जाएगा, जिस वजह से खाने का अटकेगा ही अटकेगा। तो वो इरिटेशन होता है और ये एक वन ऑफ द सिम्टम है। आपने बताया सर कि लैरिंगोस्कोपी होती है, बायोप्सी होती है, और कोई तरीका है इसको डायग्नोज करने का, कोई ब्लड टेस्ट, या यही एक लैरिंगोस्कोपी ही होती है? देखिए ऐसा है, अभी तक हमारा जो टिश्यू डायग्नोसिस इज द बेस्ट डायग्नोसिस। मतलब कि उसके बिना इफ एनीबडी इज ट्रीटिंग कैंसर इट्स अ क्राइम। ठीक है, क्योंकि हमें टिश्यू डायग्नोसिस कराना है। आजकल पेट स्कैन आ गए हैं, ये स्कैन वो स्कैन, उससे सिर्फ अंदाज़ा होता है कि भाई ये कैंसर हो सकता है। बट अगर हमें प्रूफ, पहले तो हम स्कैन कराएंगे, स्कैन में अगर हमें लगेगा दैट इज़ नॉट अ कंफर्मेटरी थिंग, तो हमें टिश्यू डायग्नोसिस होती है। पर कुछ कुछ पेशेंट्स में पेशेंट नहीं सपोर्ट करते, हम जैसे ही स्कोप डालेंगे अंदर वो मुंह बंद कर देगा, या बच्चा है नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केसेस में एक और नई चीज़ मार्केट में आई है जो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड बायोप्सी में हम ब्लड लेते हैं, 2 ml ब्लड लेते हैं, और उससे हमें कैंसर का पता चल जाता है। अच्छा। है ना। उसका प्रिंसिपल ये है कि जैसे कोई भी कैंसर है, ये माना जाता है कि वो ब्लड में भी अपने डीएनए छोड़ता है। जो कैंसर क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है। तो वो रैपिड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ सेल मर भी रहे हैं, वो ब्लड में आ जाते हैं मर के, तो वो डीएनए ब्लड में कैच करता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग डीएनए बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग डीएनए हम 5 ml ऑफ ब्लड में हम कैच करते हैं और उससे करते हैं। बट उसके लिमिटेशंस अपने होते हैं। उसमें हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स वगैरह आजकल जैसे टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें मॉलिक्यूलर मार्कर्स हो गया, आईएससी मार्कर्स हो गया, वो भी कराने होते हैं। वो उससे कभी कभी नहीं हो पाते हैं, बट ठीक है, कुछ ना से तो अच्छा है कि हम लिक्विड बायोप्सी करके आगे उसका ट्रीटमेंट करें। आपको ऐसे पेशेंट मिले जो कहते हैं सर बायोप्सी मत करिए? बहुत सारे 50% पेशेंट होते हैं इस तरह के। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि वो नॉट ओनली अनएजुकेटेड पीपल, इवन एजुकेटेड पीपल भी मेरे पास आते हैं, वो डरते हैं। वो कहते हैं सर आप नीडल डालोगे तो फैलने लगेगा जल्दी। तो मैं कहता हूँ यार नीडल नहीं डालूंगा तो भी फैलेगा वो। मरना तो है अगर इलाज नहीं कराओगे तो 100%। ठीक है, इलाज कराओगे तो अगर अर्ली स्टेज में 90% क्योर है आज की डेट में। तो बायोप्सी तो कराना ही कराना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि बायोप्सी से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बायोप्सी आदमी नहीं कराता है, उसका मतलब है अंधेरे में वो लठ मार रहा है। तो वो कभी लगेगा टारगेट पे, कभी नहीं लगेगा। तो ये है। क्या ट्रीटमेंट प्लान रहते हैं सर? और किस तरह के क्या पैटर्न रहता है? स्टेज 1, स्टेज 2, अर्ली और एडवांस का बताइए मुझे। देखिए क्या होता है इसका, हम लोग है ना 2 तरह की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। एक होती है अमेरिकन गाइडलाइंस, एक होती है यूरोपियन गाइडलाइंस। और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पर मैं पहले था, वहाँ पे हम लोग अपने प्रोटोकॉल्स भी रखते हैं। एम्स की खुद की गाइडलाइंस भी हैं। अब और जैसे मैक्स फोर्टिस वगैरह इनकी अपनी गाइडलाइन नहीं बना पाते हैं, तो अमेरिकन और यूरोपियन गाइडलाइन फॉलो करते हैं। वो तो कोई भी गलत नहीं है। एम्स का ये फ़ायदा है कि हमने इंडियन पेशेंट्स पे देखकर उसकी गाइडलाइन बनाई है। तो
कोशिश मैं करता हूँ कि शारदा केयर हेल्थ सिटी में मैं भी एम्स को फॉलो करूँ, और हम लोग जहाँ तक हो सके अपने प्रोटोकॉल हमने बनाए हुए हैं। और प्रोटोकॉल अब विल कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंग्स। अब ट्रीटमेंट लैरिंग्स का ट्रीटमेंट और कैंसर से थोड़ा सा अलग है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा, ऑर्गन प्रिजर्वेशन का ज़माना। ठीक है, ऑर्गन प्रिजर्वेशन मतलब हमारी कोशिश रहती है किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो, हमें वो ऑर्गन को प्रिजर्व करना है। द रीज़न इज़, अरे भाई हम लैरिंग्स प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आवाज़ चली जाएगी पेशेंट की। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा लॉस है, पर यह है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो हम लोग सब कुछ देखते हैं। तो इसमें ये रहता है, अगर पेशेंट T1 T2 T3 मतलब कि इनिशियल स्टेजेस में है तो हम लोग ऑर्गन प्रिजर्वेशन करते हैं। पर अगर एडवांस स्टेज मतलब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हमारा फैल गया वो कैंसर। हाँ, मैं बताता हूँ। इसमें थायराइड कार्टिलेज होता है। देखो बोनी एक स्ट्रक्चर होता है हमारे साउंड बॉक्स के आगे। अगर प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं, चाहे वो यूरोपियन प्रोटोकॉल हो, अमेरिकन प्रोटोकॉल हो, या एम्स के प्रोटोकॉल हो, या PGI चंडीगढ़ के प्रोटोकॉल हो, ये हमें कहता है कि अगर ये थायराइड कार्टिलेज इन्वॉल्व है, वो कैसे पता चलेगा? MRI CT स्कैन। अगर ये इन्वॉल्व है तो ऑर्गन प्रिजर्वेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम लोग उसका सर्जरी करके उसका टोटल लैरिंजेक्टमी करते हैं, मतलब उसका साउंड बॉक्स हटाते हैं और पेशेंट को गूंगा हो जाता है, आवाज़ नहीं आ पाता। तो उसमें ये दिक्कत होती है। बट उसका भी आजकल तोड़ निकाला है हमने, कि आजकल क्या है कि जैसे हम लोग एयर से मशीनें आ गई हैं, हम यहाँ रख के और आवाज़ निकाल सकते हैं। वो रोबोट की तरह से आवाज़ होती है, बट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एडवांस स्टेज की बात। पर अगर ये अर्ली स्टेज में है तो विद गारंटी ऑफ 99.9% पेशेंट कैन बी क्योर्ड। और अगर पेशेंट क्योर नहीं हो रहा अर्ली स्टेज में CA लैरिंग्स का, तो डॉक्टर की गलती है, ये मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर होके मैं डॉक्टर की गलती बोलूँगा। सर, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी का जरा फ़र्क समझा दीजिए मुझे। हाँ। और इसका इस्तेमाल थ्रोट कैंसर में कैसे होता है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया, सर्जरी का जो यूज़ है थ्रोट कैंसर में, थ्रोट मतलब लैरिंजियल कैंसर में बोलूँगा, उसमें ना के बराबर है। वो वही रोल है तब जब एडवांस स्टेज में हो, थायराइड कार्टिलेज इन्वॉल्व हो। ठीक है, और ऐसे केस में सर्जरी हम टोटल लैरिंजेक्टमी विद लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं, जिसमें कि पूरा लैरिंग्स निकाल लेते हैं और लिम्फ नोड भी देखते हैं निकाल के माइक्रोस्कोप में, कहीं उधर डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्टेजिंग बताता है फिर हमें। ठीक है, फिर दूसरा आ गया कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? अगर वो फैला हुआ है डिजीज़, तो उस ऐसे केसेस में कीमोथेरेपी इज सिस्टेमिक थेरेपी। सिस्टेमिक थेरेपी मतलब वो सिर्फ इधर ही ट्रीट नहीं करेगा, हमारी ब्लड में भी अगर कैंसर सेल्स हैं उनको भी मारेगा। तो इसीलिए कीमोथेरेपी के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर लॉस हो गया, वही ब्लड वेसल्स हेयर में जाएंगे तो हेयर लॉस हो जाएगा, पेट की तरफ जाएंगे तो डायरिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और रेडिएशन इज़ अ मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब कि रेडिएशन ही मेन ट्रीटमेंट है इसमें, और इसमें रेडिएशन ही होता है। और पेशेंट अगर अर्ली स्टेज है 100% क्योर होता है उसमें। 0.1 to 0.5% कभी कभी रेजिडुअल या रिकरेंस होता है, नहीं तो ज़्यादातर चांसेस है 100% क्योर होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ कुछ पेशेंट सिगरेट कंटिन्यू करते हैं। मैंने बहुत लोगों को, मैं एम्स में था, अच्छा, ठीक होने के बाद भी करते हैं। मैं बता रहा हूँ, लैरिंग्स में करते हैं, जब एडवांस स्टेज में होता है ना, तो हमें ये रहता है रेडिएशन देने से हो सकता है स्वेलिंग शुरू में आती है, तो रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो जाता है। ऐसे केसेस में हम लोग ट्रेकियोस्मी करते हैं। ट्रेकियोस्मी मतलब जो जैसे यहाँ ब्लॉक कर रहा है रेस्पिरेटरी पैसेज, तो मैं नीचे एक छेद बना दूंगा रेस्पिरेटरी पैसेज में जो टेम्परेरी होता है, तो ट्रेकियोस्मी करके तब रेडिएशन देते हैं कि यहाँ से भी ब्लॉक हो जाए तो एटलीस्ट वहाँ से सांस ले पाए, एकदम वो ना हो। पर मैंने ऐसे पेशेंट में एम्स में था तो बड़ा मेरे को ताज्जुब होता था। मैंने ऐसे देखा, पेशेंट ट्रीटमेंट करा के गया, कोने में बैठा हुआ है, वो जहाँ से हमने पैसेज बनाया हुआ वहाँ से सिगरेट रख के और अरे बाप पी रे रहा है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आपको बताया। तो फिर उन ऐसे पेशेंट का मैं तो ट्रीटमेंट रोक देता था, क्योंकि एम्स में बहुत सारे बेचारे पुअर पेशेंट्स आते हैं जिनको साल की वेटिंग होती है। तो मैं उसको हटा देता था पेशेंट को। मैंने, तुम यार घर बैठो, तुम्हारी जगह कोई बेचारा दूसरा पेशेंट आ जाएगा जिसको ट्रीटमेंट की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो और मैं, पक्की बात है कि स्मोकिंग से 101% वो ट्रीटमेंट ना केवल इनफेक्टिव हो रहा है, बल्कि वो स्पीड से बढ़ेगा। फिर वो समझाने के बावजूद भी लोग नहीं समझते थे। सर, जैसा कि इसके सिम्टम आप बता रहे हैं कि पेशेंट बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो अमूमन आप क्या देखते हैं? आपके पास जो पेशेंट आते हैं फिर तो अर्ली स्टेज वाले ही ज़्यादा आते होंगे, क्योंकि जब इसके सिम्टम बहुत जल्दी आपको दिख जाते हैं तो। हाँ, नहीं, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, 50% ऑफ द टाइम, 50 to 60% ऑफ द टाइम अर्ली स्टेज में आते हैं। और बस क्योंकि इसका भी कारण है, हम लोग है ना शारदा केयर हेल्थ सिटी क्या कर रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे कि
कहीं पर हमें बुलाया जाता है, कहीं कहीं पे गैदरिंग होती है, तो हम लोग अवेयरनेस बताते हैं अर्ली कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। और फिर पेशेंट्स भी अब एजुकेटेड हो गए हैं, अब इतने मेरे जैसे बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं टॉक देते हैं, लोग सुनते हैं उनको, तो वो सुन के थोड़ा डर बैठता है, तो इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अच्छे से इन्वेस्टिगेट कराते हैं। तो जो पहले कहते थे कि भाई पेशेंट आया मेरे पास, मेरे को खराश हो रही है, ठीक नहीं हो रही है 15, तो मैंने एक सीटी करा लेते कि डॉक्टर साहब क्यों आप इतना पैसा खर्च करवा रहे हो, और अगर कुछ नहीं निकलेगा सीटी में तो पेशेंट बहुत परेशान हो, तो मेरे पैसे खराब करा दिए यार, हाँ, कुछ कुछ निकला ही निकलना नहीं चाहिए, इसमें, कोई बीमारी तो ऐसे निकली नहीं तो तो यार फिर- खुश होना चाहिए तो कुछ नहीं निकल रहा, वो परेशान होते हैं कि भाई कुछ नहीं निकल रहा। तो इस तरह से मेंटालिटी है लोगों की, अब क्या किया जा सकता है उसमें। तो आप मतलब मेन रीजन इसको टोबैको और इसके इनहेलेशन को टोबैको, इन ये पोल्यूशन, HPV इन्फेक्शन, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर कि- ये इन चीज़ों से दूर रहा जाए, वैक्सीनेशन कराएं HPV का, और हाँ, पॉल्यूशन, मास्क बिल्कुल। पहनना और टोबैको इनहेल ना करें, हम- तो इससे बचा जा सकता है पूरी बिल्कुल तरह बचा जा सकता है, 100% बचा जा सकता है। से। जी। हाँ, और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर हो भी जाता है, कुछ भी सिम्टम ऐसे हैं जो हफ्ते 10 दिन तक नहीं ठीक हो रहे, तो प्लीज़ अपने जो भी नियर बाय डॉक्टर है उसके पास जाइए, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर 5% में आप हैं, तो एटलीस्ट मैं चाहूँगा अर्ली स्टेज में आए। इस बात की गारंटी दूंगा, अर्ली स्टेज में आते हैं तो मैं आपको क्योर कर दूंगा। इतना हमारा एक्सपीरियंस, सारा बिंदु जो है अवेयर रहने का ही है इस बीमारी, अवेयरनेस इज अ मेन थिंग, है ना, कि आपको सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि आवाज़ चेंज हो रही है, तो कई लोग तो भाई जैसे आवाज़ चेंज होना भी हमारे यहाँ एक कॉमन चीज़ है ना, बिल्कुल। जुकाम उखाम में तो लोग भाप लेने लगते हैं, भाप से ठीक भी हो जाती है आवाज़। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर कुछ कुछ छोटा मोटा इलाज से नहीं ठीक होते हैं, 8-10 दिन देखिए, पर अगर फिर भी सिम्टम परसिस्टेंट है, डेफिनेटली यू शुड गो टू योर नियर बाय एनी डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जाएं, वो अपने आप खुद बताएगा, उससे ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो अपने आप रेफर करेगा वो। सर, आप कह रहे थे कि इसमें 100% क्योर भी है, तो क्या ऐसा है कि ट्रीटमेंट के बाद आवाज़ अगर पूरी तरह से नहीं गई है तो बदल जाती है थोड़ी सी? कुछ कुछ पेशेंट में होर्सनेस रह जाती है, बट वो होर्सनेस प्रोग्रेसिव नहीं होती है, अच्छा। थोड़ी बहुत होर्सनेस रह जाएगी। कुछ कुछ पेशेंट में फाइब्रोसिस होती है, ठीक है, वो हमारा बॉडी का क्या एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है, किस मशीन से ट्रीट किया है उस पर डिपेंड करता है, एक्सपर्टीज कैसी है उस पर डिपेंड करता है, हाउ योर बॉडी हैज रिस्पॉन्डेड टू द कुछ लोगों की। अब जैसे कोविड बहुत सारे लोगों को होता था, सब नहीं मरते थे, उसमें से काफ़ी लोग बचते थे, काफ़ी लोग मर जाते थे। इसी तरह से क्या होता है, हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, कुछ में जो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, कुछ में कम करता है, तो वो सिम्टम्स वगैरह इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सर, कोई एज ग्रुप आप बता सकते हैं कि इस एज ग्रुप के पेशेंट मेरे पास ज़्यादा आते हैं? क्योंकि मैंने एक वेबसाइट पे पढ़ा कि ज़्यादातर बुजुर्गों को होता है ये। क्या यंग पेशेंट भी आते हैं आपके पास? यंग पेशेंट भी आते हैं काफ़ी, मतलब कि ये स्टार्ट हो जाता है 40 साल से, उम्र से हो जाता है। नेचुरल डेथ जब तक नहीं होती है, 100 साल तक कोई जी रहा है, 80, तो वी हैव अ ह्यूज स्पेक्ट्रम फ्रॉम 40 ईयर्स टिल 80 ईयर्स ऑफ एज। तो सब तरह के पेशेंट, अब जैसे गांव में होते हैं लोग, वो हुक्का पी रहे हैं, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, तो वो ज़्यादा होते हैं हमारे पास जो आते हैं, है ना। आजकल लोगों ने, अब जो जेनजी है, उन्होंने सिगरेट एंड स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक बहुत कम कर दिया, तो दैट्स अ नाइस थिंग और अच्छी बात है, ठीक है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेनजी से पहले वाली जनरेशन, जो हमारी जनरेशन तो खूब इंजॉय करती है, ये सब करती है। बाकी जो जेनजी हैं, दे आई अप्रिशिएट देम, वो इन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। सर, इन सवालों के अलावा अगर आपको जोड़ना चाहें क्लोज में, तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, इसका मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ रेडिएशन। तो इसमें अब रेडिएशन बहुत तरह की थी। पहले ज़माने में हम कोबाल्ट से रेडिएशन करते थे, मैं वो रेडिएशन कभी नहीं बोलूँगा कराने को। द रीज़न इज़ उसमें टारगेट ओरिएंटेड नहीं थी वो। पर आजकल जो लीनियर एक्सेलरेटर्स आ रहे हैं, IMRT आ रही हैं, IGRT आ रही है, SRT आ रही है, ये नई नई टेक्निक आ रही हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है। क्या होता है, हमारा साउंड बॉक्स ऐसा है जिसके अंदर 2 लीव्स होती हैं, जिसको लैरिंजियल लीव्स बोलते हैं। उधर का कैंसर होता है, हमें इतनी एक्यूरेसी चाहिए होती है, उनमें से भी सिर्फ एक लीफ का कैंसर होता है, वो मिलीमीटर्स में होता है, हमें वो टारगेट करना होता है। तो वो कोबाल्ट जो पुराने ज़माने की मशीन होती थी, उससे टारगेट नहीं होता, उससे क्या होता था, पूरा लैरिंग्स जल जाता था, उसमें तो बेचारे की आवाज़ ही चली जाती थी पेशेंट की। आजकल जो हमारे शारदा केयर हेल्थ सिटी में है, वी हैव लीनियर एक्सेलरेटर, ए वेरी गुड ब्रांड, जिसमें कि हम स्टीरियोटैक्सी भी करते हैं, सब कुछ चीज़ें करते हैं, गेटिंग भी करते हैं। गेटिंग में क्या होता है, अगर मूव करता है ट्यूमर तो हम ट्यूमर ट्रैकिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और विद अ प्राउड थिंग आई वुड लाइक टू टेल दैट एट शारदा केयर हेल्थ सिटी हम लोगों के पास ऐसी लेटेस्ट मशीन है जो कि अच्छे से ऐसे ट्यूमर्स को टारगेट करती हैं जो छोटे ट्यूमर होते हैं, और पेशेंट को पता ही नहीं चलता कब उनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया और वो ठीक भी हो गए।
आपसे बातचीत करके यही लगा कि अवेयर रहें तो इस कैंसर से मुक्ति हो सकती है। और अगर कैंसर हो भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट इसका जो है आपने बहुत डिटेल में समझाया कि आसान है और ठीक होने वाला है। शुक्रिया आने के लिए। हाँ, थैंक यू। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर भगवान कहता है कि तुझे लैरिंक्स कैंसर दें या फिर हार्ट अटैक दें, तो मैं कहूँगा मेरे को लैरिंक्स कैंसर दे दो अर्ली स्टेज का, क्योंकि वो ठीक हो जाता है। तो इस बात से मैं बस दर्शकों को ये पहुँचाना चाहता हूँ कि लैरिंक्स कैंसर है, कैंसर है अर्ली स्टेज में 100% क्योरेबल, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर आपको या आपके आसपास में किसी को भी आवाज़, बैठने या गले में कोई दिक्कत है तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। शुक्रिया आज की बातचीत सुनने के लिए और देखने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ।